अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के दिल यानी पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमला। ये कोई मामूली वाक़या नहीं बल्कि अफगानिस्तान में पिनपते दहशतगर्द नेटवर्क्स, भारतीय पुष्तपनाही और फितना और खारिज के गठजोड़ का खुला सबूत है। हमलावर तीनों दहशतगर्द अफगान निकले। ये हकीकत एक बार फिर अफगानिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दी के लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल किए जाने के खदशात को तकवीयत देती है। आलमी तंजीमें खुद कह चुकी हैं कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह आज़ादाना फिरते हैं, मुनज़्ज़म होते हैं और हमसाया ममालिक के खिलाफ कार्रवाइयों की मनसूबा बंदी कर रहे हैं। अफगान जरीदा अफगानिस्तान इंटरनेशनल भी यही रिपोर्ट दे रहा है कि नेटवर्क्स फाल हैं, खतरात बढ़ रहे हैं और काबुल की बेहिसी एक बार फिर खित्ते को आग में धकेल रही है। इसके बावजूद पाकिस्तान का किरदार वाज़े, उसूली और मुस्बत है। पाकिस्तान ने बारहा आलमी बरादरी को आगाह किया, बॉर्डर मैनेजमेंट बेहतर की, हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई और खित्ते में अमन के लिए मुसलसल कोशिश की। पाकिस्तान लड़ाई तो नहीं चाहता मगर बुज़दिलाना हमलों का जवाब देना जानता है। पाकिस्तान अमन का दाई भी है और अपने दिफा की पूरी सलाहियत भी रखता है और यही इस खित्ते को बिगाड़ने वालों के लिए सबसे बड़ा खौफ है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इसी सूरत हाल को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे भारत की गीदड़ भपकियों की। भारतीय वज़ीर दिफा का सिंध के बारे में बयान महज सियासी लफाजी नहीं बल्कि तारीख को मस्क करने, खित्ते में इश्तियाल फैलाने और अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाने की एक बुरी कोशिश है। पाकिस्तान ने बजा तौर पर इस मज़मूम बयान की सख्त मजम्मत की है क्योंकि ये ना सिर्फ गैर हकीकी है बल्कि खित्ते के अमन के लिए खुला खतरा भी है। हकीकत यह है कि भारत अपनी अंदरूनी टूट फूट, मौशी बदहाली और सियासी इंतशार को छुपाने के लिए ऐसे मुज़िका खेज दावे करता रहता है। इसी दौरान भारतीय जरीदे द वायर ने एक ऐसी रिपोर्ट जारी की है जिसने मोदी सरकार की असल तस्वीर दुनिया के सामने खोल दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी, अडानी और अंबानी गठजोड़ ने भारत के हर इदारे को करप्शन के शिकंजे में जकड़ रखा है। अदालतें, मीडिया, मईशत, माहौलियात, इंतखाबात, किसी शोबे की कमर सीधी नहीं। हर जगह करप्शन, नफरत और मजहबी तासुब का राज है। ये वो भारत है जहां जमहूरियत का चेहरा मस्क और इंसाफ का मयार बिकता हुआ नजर आता है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम इसको देखेंगे और प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल की। ज़िमनी इलेक्शन हुए, पाकिस्तानी सियासत के मंजरनामे में वो हकीकत बेनकाब हुई जिसे मानने से कई लोग इनकारी थे। PTI का सफाया, 12 नशिस्तों पर नून लीग की वाज़े फतह और एक नशिस्त पर पीपल्स पार्टी का कब्जा। इस बड़े अपसेट की वजह क्या हुई और क्यों ऐसा हुआ, अपने पैनलिस्ट से ये जानेंगे और आखिर में हम बात कर लेंगे थोड़ी सी कुछ हुकूमत और पीपल्स पार्टी की हाफ मुद्दत पावर शेयरिंग फार्मूले की जिसे तयशुदा समझा जा रहा था मगर लग रहा है कि अचानक बिलावल भुट्टो की नजरसानी और गैर मुतवक्के पसपाई का शिकार हो गया है। ये तमाम वाक़यात मिलकर एक ही पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान का सियासी मौसम बदल रहा है, बयानिए बदल रहे हैं और आने वाले महीनों ताकत की बिसात पर कई मजीद मोड़ नजर आ सकते हैं। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब डिफेंस एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़मीर हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं और डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा IR एक्सपर्ट आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आगाज़ ब्रिगेडियर साहब आपसे करती हूँ। सर, पाकिस्तान के मुस्बत इक़दामात के बावजूद सरहद पार से ये जो दहशत गर्दी है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, देखें इसमें तो कोई शक नहीं है और देखें कि पाकिस्तान अभी एक फ्रंट स्टेट है जहाँ पे दहशतगर्दी का पाकिस्तान सामने कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती से हम ये कह सकते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से जो एक्सपेक्टेशन थी, जो वो कन्फ्रंट करना चाहे थे टेररिज्म को, वो वहाँ पे हो नहीं रहा है। फिर देखें वजूहात की मैं बात करूं, फिर देखें दोहा-ए-कर जो 2020 में हुआ था उसमें बड़े वाज़ेह तौर पे खत-ओ-खाल थे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी थी। वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने देखें कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि अफगान साइल विल नॉट बी यूज्ड, वो यूज़ हो रहा है। और फिर इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात की थी, वो भी नहीं हुआ। और उसके बाद देखें कि ये तालिबान रजीम ने जिस तरीके से आके वो हालात वहाँ पे उन्होंने दहशतगर्दी के लिए जो फिर एक आप समझ लें कि हाइड आउट्स दे दिए, सारा कुछ और फोकस उनका पाकिस्तान है। फिर ट्रायंगल अब ये बन गया है, अफगान तालिबान रजीम का है और इसके बाद TTP फितना और ख्वारिश है, अलकायदा है, इनका आपस में अभी नेक्सिस है। तहरीक जिहाद पाकिस्तान नाम की उन्होंने भी तंजीम बनाई है, उसको भी इस्तेमाल करते हैं, ये भी करते हैं। सो फोकस देके देखें कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, इसको एज ए लिवरेज के तौर पर ये यूज करना चाहते हैं। दोनों में और इनमें कोई फर्क नहीं है। अभी तो वो खुल के सपोर्ट कर रहे हैं, पहले तो मान नहीं रहे थे, अब मान रहे हैं कि ये। अभी आप देखें ना कि
वो अफगानिस्तान के अंदर लॉजिस्टिक्स भी दे रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रहे हैं, ऑपरेशनल सपोर्ट भी दे रहे हैं, और इसके अलावा उनको हाइड और सेफ हेवन्स भी दिए हुए हैं। नूर वली महसूद इज गेटिंग $43,000, 3 लाख अफगानीज बनते हैं जो उनके मेंटेनेंस के लिए दिए जाते हैं, और वहां से तश्कीलें 172 तश्कीलें खैबर पख्तूनख्वा में 4,000 के करीब स्ट्रेंथ थी, और इसी तरह 83 तश्कीलें बलूचिस्तान में गई हैं, अबाउट 1200 की स्ट्रेंथ थी। सो कंटिन्यूअसली, और जितने अभी हमलावर आ रहे हैं, देखिए मेजॉरिटी देर अफगान नेशनल्स, बिल्कुल ऐसे ही। 250 तक अभी तक हमने उनको मारा है, और अभी 28 सुसाइड हमलों में से ऑलमोस्ट 19 जो हैं वो अफगान नेशनल्स हैं। सो इसमें अफगानिस्तान देखें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने अफगानिस्तान हैज एमर्ज्ड एज एपिक सेंटर ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, या के इंक्यूबेटर है यहाँ पे टेररिज्म, दे आर एक्सपोर्टिंग एंड होस्टिंग टेररिज्म। सो मेरे ख्याल में इट इज नो अप टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, इज राइट टाइम, अगर वो समझते हैं, देखें ये इकोसिस्टम ऑफ टेररिज्म जो है, इट इज, आप देखें, इज नॉट ओनली थ्रेटनिंग पाकिस्तान। डेनिश डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव ने कहा दे आर थ्रेटनिंग साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, उसको कंफर्म किया यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने। सो कल ये जो इस्लामिक स्टेट भी है, अल-कायदा भी है, ये बहुत, फिर देखें यूनाइटेड नेशन के बकौल कंसेंसस है कि टीटीपी इज द लार्जेस्ट टेरर ऑर्गेनाइजेशन इन अफगानिस्तान जो वर्ल्ड पीस को थ्रेट कर रही है। अगर अभी इसको कंटेन नहीं करेंगे तो टुमारो इट विल बी टू लेट। लेकिन पाकिस्तान अपने दिफा के लिए आर्टिकल जो 51 चैप्टर 7 यूनाइटेड नेशन के मुताबिक अपने दिफा का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान हम चाहता है, लेकिन अपने दिफा के लिए अब हर जो कोशिश है वो जरूर करेगा। ज़मीर साहब, एफसी हेडक्वार्टर पर आज जो बुज़दिलाना हमला किया गया, बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, और दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से होना, सर खित्ते की सिक्योरिटी के लिए क्या पैगाम दे रहेंगे? देखें, ये अभी आपने जिसका जिक्र किया, अफगानिस्तान इंटरनेशनल जो एक जरीदा है, उसने जो रिपोर्ट शाया की, ये 20 और 21 तारीख को ताशकंद में जो एक कॉन्फ्रेंस थी, या 11th कॉन्फ्रेंस थी ये एससीओ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर की, उसमें जो इस एससीओ एंटी टेररिस्ट जो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, इनका जो हेड है, उसने एक बात जो ज्यादा अलार्मिंग है, मैं समझता हूँ, पाकिस्तान तो बहुत अरसे से इन चीजों का सामना कर रहा है, दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर लड़ रहा है, और दुनिया को पाकिस्तान ने महफूज रखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ सब अपने ऊपर लेकर। लेकिन अफगानिस्तान में जो हो रहा है, वो उन्होंने जो इसके जो हेड थे, उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस वक्त, जिनकी जो सरपरस्ती अफगान तालिबान रजीम कर रही है, वो बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से सेंट्रल एशियन कंट्रीज में अपने स्लीपर सेल्स बना रहे हैं। और ये मैं समझता हूं कि ज्यादा तशवीशनाक बात है। इट्स नॉट ओनली अबाउट पाकिस्तान नाउ, ना सिर्फ इंडिया की बात है, ये अब पूरे, मतलब ऑब्वियसली जब पूरी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशंस वहां पे बैठकर जब ये बात करेंगी, जब यूएन और यूएन के भी लोग उसमें थे, यूरोप सिक्योरिटी कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के भी लोग थे, तो सबके सामने जब वो बताएंगे कि जनाब अब सेंट्रल एशिया में स्लीपर सेल्स बना रहे हैं और उसके लिए वो फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अफगान रजीम जो है वो कुछ भी नहीं कर पा रही है। जितने दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, ग्रोह हैं, वो ज्यादा मुनज्जम होते जा रहे हैं अफगानिस्तान में, डिस्पाइट द फैक्ट कि अभी हाल ही में हमारे 3 राउंड हुए अफगानिस्तान के साथ, उनको प्रूफ दिए कि जी ये ऑर्गेनाइजेशंस आपकी सरजमीन पर बैठकर जो है वो तैयारी कर रहे हैं, उनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, और वो जो है पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी कर रहे हैं। जो आज का अफसोसनाक वाकया पेशावर में हुआ है, वो भी उसी सिलसिले का एक हिस्सा है कि अफगान जो अब गुस्सा किस बात का है अफगान रजीम को, अफगान तालिबान रजीम को, कि जी अब हम कह रहे हैं कि आपको एक काफी अरसा हो गया है, आप एक सेटल्ड अफगान इंटरिम रजीम है, हम जो अफगानी हैं उनको वापस भिजवाना चाहते हैं ताकि वो अपने मुल्क में जाके रहें। एक जमाना हो गया कि मतलब इट्स ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स नाउ जब पाकिस्तान ने उनको संभाला हुआ है। 4 मिलियन से ज्यादा अफगानी जो सिर्फ और सिर्फ वो रेफ्यूजीज थे, और उनके साथ जो बाद में आते रहे, उनका तो अभी काउंट ही नहीं है किसी के पास कि और कितने थे, कितने रह गए, कितने चले गए। तो ये एक इंटरनेशनली भी जोर पड़ रहा है। लेकिन अब मुझे नहीं समझ आता कि अफगानिस्तान की जो इस वक्त अफगान तालिबान इंटरिम रजीम है, उसको इंडिया पे इतना भरोसा है कि वो इंडिया के ईमा पर
जो है वो ये सब कुछ किए जा रहा है और किसी की सुनने को तैयार नहीं है। अभी हाल ही में दोबारा उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो दिल्ली में थे और आपको याद होगा जिस दिन पाकिस्तान पे उन्होंने बॉर्डर एरियाज पे हमला किया उस दिन भी उनका जो एक मिनिस्टर था इंटरिम अफगान तालिबान का रजीम का वो उस वक्त दिल्ली में मौजूद था। तो ये दुनिया एक चीज उनको बता रही है लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, वो समझने के लिए तैयार क्यों नहीं है? डॉक्टर शाजिया चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, जो अफगान इंटरिम रजीम ना क्यों भारत पे रिलाय कर रही है, क्यों भारत पे इतना भरोसा किया जा रहा है? पाकिस्तान के साथ अगर बात की जाए तो 3 मुज़ाकराती दौर हुए लेकिन बेनतीजा खत्म हुए। व्हाट्स नेक्स्ट? ये चाहते क्या हैं अब? ये आसान सादा लफ्जों में दिहाड़ी लगाना चाहते हैं। अच्छा। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि इनका और कोई मकसद नहीं है। ये रेंटे टेररिस्ट हैं, ये कमोडिफाई करते हैं, ये टेररिज्म का एक नेक्सस चला रहे हैं जो अब इनका बिजनेस मॉडल बन गया। और इंडिया के साथ भी इनकी जो अलायंस है वो सिर्फ यही है कि इनको वहां से पैसे मिल रहे हैं और पैसा इनको चाहिए और वो या तो उनको ये है कि हम इनके वो जो टेरर नेक्सस है उसको जारी रहने किसी तरीके से दें जिसमें ये नारकोटिक्स से लेकर भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और स्मगलिंग और उसके बाद पैसों की स्मगलिंग से लेकर गाड़ियों की स्मगलिंग तक सब कुछ ये करते रहें और अपना काम जो है वो चलाते रहें। और उसमें इनके जो हेल्प करने वाले हैं वो हम अफगान जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद रखे हैं जो कि यहाँ से जो है वो डॉलर लेके चले जाएं और फिर वहां जाके कहें जी हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो गई है। तो चले ये सारी डिटेल तो हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन इसका टोटल सम ये है कि अगर इस तालिबान 2.0 को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये विद इन देमसेल्फ कोलैप्स होने वाले हैं और इनके दरमियान 3 फ्रैक्शंस बन चुके हैं और ये प्रिटेंड जरूर कर रहे हैं कि हम एक स्टेट हैं, हम गवर्नमेंट हैं, हम इंडिया जा रहे हैं, हम इंडिया से आ रहे हैं, हम इंडिया जा रहे हैं, हम इंडिया आ रहे हैं। यही इनका एक डिप्लोमेटिक रिलेशन इस वक्त है और यही इनके बायलैटरल्स हैं, लेकिन ये ज्यादा अरसा टिक नहीं सकते हैं। अच्छा। और इनके ना टिकने की वजह ये है कि ये इसीलिए अपनी तमाम तर शराइत के साथ अपनी तमाम तर जो अपने सॉर्ट पे ये बुलिंग जिसको ये समझ रहे हैं उसमें ये भी कह रहे हैं कि हमें कोई पॉलिटिकल सिक्योरिटी या सेफ्टी नेट भी प्रोवाइड किया जाए, हमारी हुकूमत जो है वो खत्म हो जाने वाली है तो उसमें भी हमें प्रॉब्लम्स हैं। तो एक हुकूमत चलाने के लिए पैसे दिए जाएं, हुकूमत बनाए रखने के लिए भी सपोर्ट चाहिए, आम अफगानी जो है उस 2 वक्त की रोटी के लिए भी सपोर्ट चाहिए और आधे से ज्यादा अफगानिस्तान भी जो है वो पाकिस्तान में रखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे पास तो हर बंदा जो है वो हमारा फुट सोल्जर है और हमने एक टेररिज्म का पूरी एक एंटरप्राइज हम चला रहे हैं। अगर किसी को उधार पे चाहिए, किसी को अगर वैसे चाहिए, किराए पे चाहिए तो अवेलेबल हैं। तो इस वक्त इंडिया को चाहिए तो इंडिया जो है वो इनको इस्तेमाल कर रहा है। तो ये इंडिया की नफरत और एक बिजनेस मॉडल जो है मिलकर हमारे अंदर जो है वो केओस क्रिएट कर रहा है। लेकिन रिसेंटली जैसे रशिया ने कहा है अब चीजों का स्पिल ओवर जो है वो फील किया जा सकता है और उसकी कॉस्ट जो हम प्ले कर रहे हैं, कितने हमारे जवान बच्चे जो हैं वो उनके बॉडी बैग्स वापस आते हैं, आसान नहीं है। हम इसका बहुत वावेला नहीं मचाते। तो अब ये मुल्कों को देखना पड़ेगा, रीजन को भी, कि हम कितना हम इसको सह सकते हैं और हमें अब और ये खतरा जिस तरह से हम पूरा पैनल ये बात करें, ये खतरा सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरे रीजन को खतरा है। ब्रिगेडियर साहब, आपने एक बात की थी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही। सर, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या थी और क्यों इतनी मायूसी हुई है हमें इनसे? सिंपल सी बात है, देखें कि दोहा अकॉर्ड में इतनी एफर्ट की गई थी और उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रम्प थे और उसके बाद से इम्प्लीमेंट करना था बाइडेन ने, एक चीज भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई, कोई पूछा नहीं गया। अभी आप देखें अमेरिका शुरू में जिस तरह वीकली 100 मिलियन प्लस डॉलर्स आ रहे थे, अभी भी 69 मिलियन डॉलर्स अभी भी पैसा आ रहा है। तो अभी तो वो देखना स्टेप्स तो ले नहीं गया जो बाहर नजर नहीं आ रहा, उनसे पूछा नहीं गया। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी शुरू में कहा था भाई हमारे वेपन टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स और इक्विपमेंट हमारे वहां पे रह गए हैं, और फिर उन्हें बागराम की भी बात की और सो एंड सो उन्होंने किया। और फिर जेडी वैंस ने कहा था वर्स्ट टेररिस्ट है अफगानिस्तान को, तो अफगान तालिबान रजीम को उन्होंने कहा। तो इम्प्लीमेंट जो अकॉर्ड हुआ था जो अमेरिका के साथ, अमेरिका ने उसको सीरियसली नहीं लिया अनफॉर्चुनेटली। और फिर इसी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी कंसेंसस है, वेस्टर्न कंट्रीज है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की हर साल की जो रिपोर्ट आती है यूनाइटेड नेशन
यूनाइटेड नेशन एनालिटिक्स सपोर्ट सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम की, वो बताते हैं कि वहां पर अलकायदा भी है, इस्लामिक स्टेट भी है, टीटीपी कितनी स्ट्रेंथ है और उसको कहाँ से फंड्स आ रहे हैं, उनके प्रेजेंस कुनर में है, इसमें खोस में है, पक्तिया में है, पक्तिका में है और जाबुल में है और निमरोज में है। तो वो बता रहे हैं, सारे सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन कंक्रीट स्टेप इंटरनेशनल कम्युनिटी ले नहीं रही है। सो स्टेप्स किसने लेना है? अगर अमेरिकन अगर वो कर दें कि इम्प्लीमेंटेशन करनी है, आप पैसा रोक लें। आप खुद देखें, सिगार की रिपोर्ट है जो उन्होंने ये कहा कि जो बहुत सारा पैसा था, ये पैसा बेसिकली रिलीज करते थे एनजीओज को, सही। और एनजीओज ताकि वो आगे पैसे यूज करे। अब अफगान तालिबान रजीम ने फेक एनजीओज खोली है, वहां से पैसा उधर से भी आ रहा है। सो अबाउट 293 मिलियन डॉलर्स की सिगार ने रिपोर्ट दी थी कि वो अनअकाउंटेबल है, पैसा कहाँ गया है। तो मेरे ख्याल में इम्प्लीमेंटेशन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने करना था, लेकिन पाकिस्तान के लिए अब वाज़ेह है, पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स, पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी पे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे कोई नहीं कंप्रोमाइज करेगा। पाकिस्तान का एक पेंडिंग है कैडेट कॉलेज वाना में जो कुछ हुआ, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में कुछ जो कुछ हुआ, और इसके बाद आज का ये वाकया है, और इसमें भी अफगान नेशनल शामिल था, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स वाला भी अफगान नेशनल था, वाना कैडेट कॉलेज वाला भी सारा अफगान नेशनल से। तो मेरे ख्याल में एक जवाब बनता है और यकीनन दे विल गेट समथिंग। सही। ज़मीर हैदर साहब, अफगानिस्तान में जो सरगर्म दहशतगर्द नेट्स हैं, आलमी तंजीमें इस पर तशवीश का इजहार कर रही हैं। जिस तरह ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरे। सर, अब पूरी जो सिचुएशन है उसके सिनेरियो में आपको क्या लगता है, पाक अफगान जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बायलैटरली हल होगा या किसी मुल्क को या कुछ ममालिक को, अहम ममालिक को सालसी का किरदार अदा करना ही पड़ेगा? देखिए, अभी जो तुम्हारे 3 राउंड हुए उसमें कोशिश तो ये की गई, और आपको मालूम है कि अफगान तालिबान की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी सीज फायर की, और उसके बाद वो सीज फायर पहले 48 आवर्स, फिर उन्होंने कहा कि जी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं कि इनके एंड तक जो है वो सीज फायर रहे, और अभी तक हमने अपनी तरफ से सीज फायर बिल्कुल मेंटेन किया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद अगर इसी तरह दहशतगर्द अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान आते रहेंगे तो फिर आलमी दुनिया को ये बात समझनी होगी कि फिर या तो फिर पाकिस्तान को फ्री हैंड दे दे, और अगर अफगान तालिबान बाद में चीखें कि जी हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है, मतलब एरियल स्ट्राइक्स कर रहे हैं, और प्रिसाइज एरियल स्ट्राइक्स की गई हैं, जहां पे भी की गई हैं, टेररिस्ट नेटवर्क्स को खत्म करने के लिए की गई हैं, उनके ट्रेनिंग कैंप्स पे की गई हैं, उनके हाइड आउट्स पे की गई हैं, जिसमें कोलैटरल डैमेज कोई भी नहीं हुआ। तो फिर आलमी दुनिया को ये देखना पड़ेगा कि अगर आलमी दुनिया की बात भी नहीं सुन रहा, अभी जो इस्तांबुल में हालिया जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें अफगान तालिबान ने ये कहना शुरू कर दिया कि जी आप अमेरिकनों को भी बिठाएं, अमेरिका को भी बिठाएं, और वो भी इसमें अपना रोल अदा करें। उसकी वजह क्या थी? वो अगेन कि जी हमें पैसा मिलेगा, अमेरिका को हम अपने हालात बताएंगे, इसमें बैठेंगे कि जी हमें दहशतगर्दों पर जो है उनको काबू करने के लिए हमें मजीद पैसा चाहिए, तो और उनको कुछ नहीं चाहिए था, पैसा चाहिए था। भाई आप देख लें, इस्तांबुल में टर्किश जो है वो भी बैठे हुए थे, मीडिएटर्स, कतर के मीडिएटर्स बैठे हुए थे, और ऑब्जर्वर्स दुनिया भर ऑब्जर्व कर रही थी। इसके बावजूद उनको अगर एक बात की समझ नहीं आ रही, तो मेरा ख्याल में आलमी दुनिया को या तो ये समझ लेना चाहिए, एक फाइनल जो है बाकायदा फाइनल उनसे पूछ लेना चाहिए अफगान तालिबान से कि जी आप क्या चाहते हैं, और अगर वो नहीं मानते और वो फिर उसी तरह जो है आए बाएं शाएं मारते हैं, जिस तरह अभी उन्होंने किया था पहले दोहा में और उसके बाद 2 राउंड इस्तांबुल में, तो फिर आलमी बरादरी को ये समझ लेना चाहिए कि अगर पाकिस्तान यूनिलेटरली अगर कोई एक्शन लेता है तो उसके ऊपर फिर क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है डॉक्टर शाज़िया, अगर पाकिस्तान भर जवाब देता है, यूनिलेटरली कोई एक्शन लिया जाता है अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तो आपको क्या लगता है कि आलमी बरादरी का रिस्पॉन्स क्या होगा? आलमी बरादरी का रिस्पांस हमारे हक में होगा और पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमारी ये जो इनकंक्लूसिव ये जो डायलॉग हुआ तुर्की में, ये हमारी एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। हमने जो पार्टनर्स और ऑब्जर्वर्स इसमें ऐड किए, तो वो हाई लेवल के प्रोफेशनल्स जैसे इंटेलिजेंस के बंदे, वो सब कुछ ये देख रहे थे, जहाँ पे आप 18 घंटे निगोशिएट कर रहे हैं और उसके बाद आप एक क्लॉज पर और कॉल करते हैं और उसके बाद फिर आके कहते हैं कभी के तालिबान जो है टीटीपी को बिठा लें, कभी अमेरिका को बिठा लें, फिर अल्टीमेटली आप कहते हैं जी हमारी पॉलिटिकल हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। तो अब ये अगर आपके पास कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं है, तो फिर आपको इसका मतलब है मदद चाहिए। तो मदद आप अपनी मर्जी के किसी
सॉवरन कंट्री से ले सकते हैं, लेकिन आप उसके जवाब में ये नहीं कर सकते कि अगर आपको वहां मदद चाहिए तो आप पैसे लेके हमारे पास जो है वो टेररिज्म करते रहें। तो जवाब इनको बहुत सख्त मिलना है। और मेरा ये ख्याल है कि अभी हमारे कोलीग भी जो बता रहे थे कि जो इनकी इमदाद है या अमेरिका इनको पैसे देता है, मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम उस इमदाद के लिए बाकायदा एडवोकेसी किया करते थे और हम इनके अपोलोजिस्ट भी रहे हैं। जी, अब हार्श विंटर है, अब हार्श समर आ गया है, तो अफगान जो पॉपुलेशन है उससे जो हमारा सॉफ्ट कॉर्नर है उसने हमारी अफगान पॉलिसी को कभी भी कंसिस्टेंट नहीं होने दिया। तो उसमें कंसिस्टेंसी अब आ गई है और आ जानी चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि अब अगर हमने ये डिसाइड ही कर लिया है कि हम हार्ड स्टेट हैं, तो फिर हमें हार्ड स्टेट की तरह ही बिहेव करना चाहिए। फिर अल्टीमेटली एट द लास्ट मिनट ये ना हो कि अफगान सिविलियन पॉपुलेशन के बारे में, क्योंकि उनके बारे में सोचना फिर जो भी उन पे मुसल्लत है उनका काम है, हमसाये का काम नहीं है। हमने फिर अपने बारे में सोचना है। बिल्कुल ऐसे ही। और डॉक्टर साहिबा, हम तो अभी भी अमन नहीं चाहते हैं, हम मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना चाहते हैं, लेकिन इस नहज पर पहुंचाने वाले ये खुद हैं। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक वापस आएंगे तो हम भारतीय वज़ीर दिफा के बयान की बात करेंगे जिसकी पाकिस्तान भरपूर मजम्मत कर रहा है, तारीख को मस्क करने की कोशिश की है। क्या कहा है, क्यों कहा है, इसको डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि आज शायद सिंध की सरजमीन इंडिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन तहजीबी तौर पर सिंध हमेशा इंडिया का हिस्सा रहेगा। और जहां तक ज़मीन की बात है तो सरहदें बदल सकती हैं, क्या पता कल को सिंध फिर से इंडिया में वापस आ जाए। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान तो भरपूर मजम्मत कर रहा है इस बयान की, क्या कहेंगे आप? भारत की जो गीदड़ भपकियां हैं, हमने देखा कि दिफाई मैदान में तो हमने किस तरह से नाको चने चबवाए, अब लफाजी में इस तरह की हरकतें करना पाकिस्तान भरपूर इसका जवाब दे रहा है और मजम्मत भी कर रहा है। क्या कहेंगे सर आप? मुझे इसका रिबटल देने दें। मैं इसका देखें, एक तो बड़ी डेंजरस स्टेटमेंट है। ये पहली दफा नहीं दी उन्होंने, पहले बात बल्तिस्तान की बात की करते रहे हैं, पास्ट में आजाद जम्मू कश्मीर की बात की है। सो इससे उनके एक्सप्रेशनिस्ट डिजाइन्स के, हेजमोनिक डिजाइन्स के, अखंड भारत की जो बात होती है उसका ये अंदाजा होता है कि उनकी क्या सोच है, अप्रोच लेके चलते हैं। सो एक सीरियस डेवलपमेंट है एज फार एज कंसर्न। जहां उन्होंने बात की सिविलाइजेशन, तो सिविलाइजेशन तो असल में मुसलमानों ने सब कॉन्टिनेंट में दी है। मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, खुशवंत सिंह ने अपनी किताब में लिखा कि मुसलमान जो थे अरब ट्रेडर्स से देखे तो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि इंडस के रिवर के माउथ से लेके कन्याकुमारी साउथ तक अरब आए। 712 में मोहम्मद बिन कासिम गया वहां पे। और सबसे पहले देखें 1000 एडी से 1027 एडी के दरमियान महमूद गजनवी अटैक 17 टाइम्स अफगानिस्तान इंडिया, और उसमें उसके एरिया जो शामिल था, आज का कनूज भी शामिल था, ग्वालियर भी शामिल था, पंजाब भी शामिल था, बुलंदशहर भी शामिल था। सो पहला तो वो था। उसको रिप्लेस किया गौरी ने। गौरी देखे सल्तनत गुलामा, बैटल ऑफ तराइन हुई 1192 में, ही डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान और अपनी जो सल्तनत गुलामा स्लेव डायनेस्टी जो एस्टेब्लिश की। स्लेव डायनेस्टी के बाद, गौरी के बाद कौन आए? खिलजीज आए, वो मुसलमान थे। खिलजीज के बाद कौन आए? तगलुक आए, तगलुक भी मुसलमान थे। तुगलक के बाद कौन आए? तैमूर आया, वो मुसलमान था। सो जब मुगल्स आए तो उस वक्त तक 500 साल तक इंडिया में मुसलमान एस्टेब्लिश हो चुके थे, जबकि सिंध में 800 साल से मुसलमान एस्टेब्लिश थे। और फिर आपको पता है 1526 से लेके 1857 तक मुसलमान मुगलों ने हुकूमत की। तो उनको तकलीफ इस बात की है कि 1000 साल मुसलमानों ने वहां हुकूमत की। आज इंडिया की जो सिविलाइजेशन है वो मुसलमानों की दी हुई है। उनका आर्किटेक्चर जो भी है मुसलमानों का है। उनका देखें कि बिल्डिंग्स है वो मुसलमानों की है, पोट्री मुसलमानों की है, म्यूजिक मुसलमानों की है, शिप बिल्डिंग मुसलमानों की है, और क्या है, ताजमहल मुसलमानों का है, कुतुब मीनार मुसलमानों का है, रेड फोर्ट मुसलमानों का है, और इसके बाद अल्तमश का मज़ार है, और इसके बाद शाहजहां का मज़ार है। तो बहुत कुछ जो हेरिटेज है सवाए बनारस के जो मुसलमानों ने फैसिलिटेट, क्योंकि पास तो कुछ भी नहीं था। सो सिविलाइजेशन की बात तो वो ना करे, सिविलाइजेशन मुसलमानों ने दिया है। सो मुसलमान दे हैव बीन रूलिंग, और मुसलमानों की एक ग्लोरियस हिस्ट्री है ऑफ रूलिंग सब कॉन्टिनेंट। तो ये देखें कि ये हिस्ट्री, दिस इज द मर्डर ऑफ हिस्ट्री, कि उनके बयान देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान को हमें इंडियन हाई कमीशन में प्रोटेस्ट करनी चाहिए फॉर गिविंग इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट, और इवन यूनाइटेड नेशन पे भी इसको हमें रेस करना चाहिए।
क्योंकि हमें एक्सपोज इंडिया को करते रह जाने फॉर ठीक है, देयर यानी हेजेमोनिक ब्रिगेडियर साहब आप कह रहे हैं डिजाइन। कि एक सीरियस डेवलपमेंट है और उनका जो एक प्लान है उसकी अक्कासी कर रही है ये स्टेटमेंट। ज़मीर हैदर साहब, तारीख को मस्क करने की जो कोशिश की गई है खित्ते के अमन के लिए किस हद तक ये खतरनाक हो सकती है, और आपको भी ये लगता है कि इनकी सोच की अक्कासी कर रही है स्टेटमेंट? देखिए, probably राजनाथ साहब इज लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। उनको तो समझ नहीं आ रही है कि उनके अंदर, भारत के अंदर इस वक्त तकरीबन 3 से 4 बड़ी एक्टिव सेपरेटिस्ट मूव चल रही हैं। आपको मालूम है, खालिस्तान के हवाले से अभी कुछ रोज कबल जो है इंटरनेशनल वहां पे वो रेफरेंडम भी हुआ है टोरंटो में या इस ओटावा में प्रोबेबली। तो उनको तो उसकी फिक्र करनी चाहिए जो विद इन अब हिंदुस्तान जो सेपरेटिस्ट मूव्स हो रही हैं, चाहे जाए कि वो कह रहे हैं कि जी सिंध भी हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएगा, और उन्होंने देख तो लिया है अभी हाल ही में जो उनके साथ हुआ है, और दुनिया जो है वो देख रही है कि भारत जो है अब जो अपने आप को बहुत ज्यादा डिफेंस टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा अपने आप को बढ़तरी दे रहा था और समझता था कि वो बहुत ज्यादा आगे जा चुका हुआ है, तो हमने तो देख लिया उसका, चाहे वो मई के वाकयात हों और उसके बाद मतलब इट्स वेरी सैड कि दुबई एयर शो में उनका एक पायलट जो है वो अपनी जान से गया। लेकिन ये डिफेंस टेक्नोलॉजी का जो है वो मुंह बोलता सबूत है। इससे पहले आर्मेनिया ने इनसे टैंक्स लिए थे, ये मिसाइल्स लिए थे, वो रिग्रेट कर रहे हैं। अभी एक और मुल्क ने, ब्राजील ने डील की थी, उन्होंने वो डील खत्म कर दी है कि जी ये तो बिल्कुल लो क्वालिटी। तो वो अब पता नहीं किस बात पे, मेरा ख्याल में ये दे आर ओनली प्लेइंग टू द गैलरीज, अब हिंदुस्तान की आवाम को बताने के लिए कि जितनी उन्होंने शर्मिंदगी पिछले इतने सालों से वो उठा रहे हैं, और जिस तरह उनको विद इन इंडिया जो उनके साथ हो रहा है, वो उसको छुपाने के लिए, कवर करने के लिए इस किस्म के फ्रिवलेस किस्म के, मतलब मुझे तो लगता है हेलुसिनेशन हो रही है राजनाथ को कि जी वो एक दिन सो के उठेगा और जो है वो सिंध जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। तो भाई पहले अपने हिंदुस्तान को तो बचा लो, पहले तुम मतलब देख तो लो कि कितनी सेपरेटिस्ट मूव जो है वो मतलब, और बाकायदा बहुत ज्यादा राइप्ड हैं, मतलब दे आर एक्चुअली वेरी राइप्ड, और किसी भी वक्त ये जो है वो बम जो है इंडिया के अंदर फट सकता है, क्योंकि जिस तरह की हिंदुत्व की सोच आरएसएस माइंडसेट मोदी ने लेकर रखा हुआ है, जिसकी वजह से खास तौर पर जो हिंदू नहीं है उनकी जो इस वक्त जो सोच है, और वो किसी भी सेपरेटिस्ट मूव के साथ जो है बिल्कुल अलाइन होने के लिए तैयार है, ओनली बिकॉज ऑफ इट। बिल्कुल जो इसकी जो सोच है, एक माइंडसेट है मोदी जो हिंदुस्तान का, उससे कोई भी एग्री नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहिब, आप तर्जुमान दफ्तर खारजा ने एक बड़ा सख्त बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि इंडिया को ये चाहिए और बेहतर होगा कि वो अपने मुल्क में कमज़ोर और अक़लियती बरादरों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाए, उन अनासर का एहतसाब करे जो उनके खिलाफ तशद्दुद को हवा देते हैं, और मजहबी तासुब और तारीखी तौर पर मस होने की बुनियाद पर की जाने वाली नाइंसाफ़ियों को ख़त्म करे, रादर दैन पाकिस्तान के बारे में ये स्टेटमेंट्स देने को। अगर हम इंडिया की बात करें और हंगर इंडेक्स की बात करें तो मैम वहाँ पे 55 से गिरकर अब 102 हो गया है। इंडिया में जो अक़लियतों की सूरत हाल है वो सबके सामने है। दिफाई मैदान में जिस हजीमत का, जिस एम्बेरसमेंट का उन्हें सामना करना पड़ रहा है वो उनके सामने है। क्या ये इसी केओस में और इसी हर्जा सराई में ये सब बातें हो रही हैं? बिल्कुल आप ठीक पहुंची हैं, और इसी तरफ जो है वो हमारे कोलीग ज़मीर साहब बिल्कुल ठीक तरफ इशारा कर रहे थे कि इस बात की सिर्फ इतनी सी अहमियत है। ठीक है, हमारे फॉरेन ऑफिस को इसका जवाब जरूर देना चाहिए और उन्होंने दिया भी, लेकिन हमारे लिए इसमें कोई तशवीश की बात नहीं है। ये सिर्फ एक ऐसा बयान है जो, ये इसराइल की भी बहुत पुरानी आदत है कि जब भी कोई ऐसी चीज हो जिससे आपने अटेंशन जो है वो डिफ्लेक्ट करनी है, तो आप एक ऐसी स्टूपिड सी बात कर दें। लेकिन मैं चूंकि हिस्ट्री और सिविलाइजेशन जो है, सिमियोटिक और फिलॉसफी ऑफ कम्युनिकेशन मेरा सब्जेक्ट है, तो ये इस खिते की जो तहजीब है वो 7000 साल पुरानी है। यहाँ पे बहुत से मजहब आए, बहुत से लोग आए, बहुत से लोग गए। तो यहाँ के सिंधी, यहाँ के पंजाबी, बलोच और जो पठान हैं, हम यहाँ पर 7-7 हज़ार सालों से हमारे एंसेस्टर्स यहाँ मौजूद हैं। और अब अगर एक पॉलिटिकल बाउंड्री जो है वो हमारी रेड लाइन है, और हम इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो इंडिया को बहुत चुभती है। और मैंने आज से 7 साल पहले एक
आर्टिकल लिखा था और जिसमें मैंने उन इंस्टीट्यूशंस की निशानदेही की थी जो इंडिया में काम कर रहे हैं, जो कि ये साबित करना चाहते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, खास तौर पे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सिविलाइजेशन, वो सिविलाइजेशन पुरानी ही नहीं है और इंडस वैली जो है वो इंडियन पॉलिटिकल बाउंड्री से दूसरी तरफ है। तो हम चीज़ों को इतना सरफेस लेवल पे नहीं देखते हैं और ज़िंदगी में शायद पहली दफ़ा आज मैं ब्रिगेडियर साहब से थोड़ा-सा बहुत एहतराम से इख्तिलाफ करूँगी कि हाँ, ठीक है, हमारे पास बहुत से जो है मुसलमान 500 साल ज़रूर रहे होंगे, लेकिन हमारी तहज़ीब जो है, वो हज़ारों साल पुरानी है और हम इतने ही इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। और अब जो आज की हमारी पॉलिटिकल रियलिटी है, हम उसे पूरी तरह से ओन करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उस पॉलिटिकल रियलिटी को कोई चेंज करने की कोशिश करेगा और वो भी एक बहुत ही स्टूपिड सी बात से, और चेंज करने वाले जो हैं, उनको भी पता है कि ये सिर्फ़ बयानबाज़ी है और ये सिर्फ़ ये हुब्रस है और हुब्रस के साथ हमेशा मेमस उसके साथ होता है, तो ये इसमें कोई तशवीश की बात नहीं है, ये सिर्फ हमाकत है। हमें आज बात करनी चाहिए तेजस पे कि क्यों गिरा इनका तेजस, तो उससे ये बात हटाने के लिए फिलहाल ये आज के दिन में ये कर रहे हैं, तो ये किसी और को बेवकूफ़ बनाएं। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, भारतीय जरीदे डिवाइड ने एक रिपोर्ट की है और मोदी सरकार की जो असल तस्वीर है वो दुनिया के सामने बेनकाब की है। ये जो डिवाइड है ये भारतीय जरीदा ही है और भारत ये बात कर रहा है और वो कह रहा है कि मोदी, अडानी और अंबानी गठजोड़ ने भारत के हर इदारे को करप्शन के शिकंजे में जकड़ा हुआ है, कोई इदारा करप्शन से बाहर नहीं है। जी हाँ, देखें अभी तो यही सवाल उठ रहे हैं, इवन ये तेजाज के बारे में भी यही कह रहे हैं कि इसमें भी करप्शन हुई है। जो पास में जितने डील्स हुई तो उसमें भी सारी है। और ये दो आदमी जो हैं, स्पेशली अडानी जो है, इनके अपने गुजरात के हैं और वहां पे उनके है, और ऑयल रिफाइन जो मेजर ऑयल रिफाइनरी है, और अभी देखें ना कि जब रशियन ऑयल था तो वो आके यहीं पे रिफाइन करते थे और उसके बाद दे वर अर्निंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो उसमें भी ये सारे हैं। और फिर देखें अपोजिशन ने भी ऑलरेडी इस पे बड़े कंसर्न का इजहार किया था कि जो उनके नेक्सिस है और सारा कुछ है। तो मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर काफी अरसे से जिस तरह के वाकयात रूनमा हो रहे हैं, मेरे ख्याल में मोदी के लिए और प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, आरएसएस बीजेपी के लिए, मैं तो समझता हूँ कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ मोदी सरकार। अभी तो उसके बाद वो फ्यूचर में आएंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जिस गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं मुश्किल से 230 सीटें ली थी और वो 2 मेजॉरिटी भी नहीं थी। अभी सेंटर में भी बैठे हैं, कोलिशन गवर्नमेंट के साथ हैं। तो मेरा ख्याल में जिस तरीके से वाकयात रूनमा हो रहे हैं, ये इनका खात्मा होने के करीब है। ज़मीर साहब, ये जो सिचुएशन बन रही है हमारे लिए तो बहुत अच्छा हो रहा है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। अगर हम बात करें पहलगाम वाकया, फिर हम बात करें पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट की, उसके बाद हम देख रहे हैं कि पे दर पे ऐसे वाकयात हो रहे हैं जिससे भारत का जो चेहरा है वो पूरी दुनिया में बेनकाब हो रहा है। भारत की जो गीदड़ भपकियाँ हैं वो भी पूरी दुनिया देख रही है। सर, आलमी मंजरनामे की बात करें तो भारत कहाँ पे स्टैंड करता हुआ नजर आ रहा है? भारत का मीडिया हो, भारत की हुकूमत हो, भारत की आर्मी हो, कहाँ पे स्टैंड कर रही है? देखिए, ये जो आपने 2-3 चीजें पॉइंट आउट की हैं, इसमें तो आर्मी एक्सपोज हो चुकी है, एयरफोर्स उनकी एक्सपोज हो चुकी हुई है, उनका डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्सपोज हो चुकी हुई है। जो उन्होंने ऑर्डर्स बुक किए हुए थे, उनके आकाश मिसाइल, वो लोग वापस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी ऑर्डर खत्म, आर्मेनिया ने ले लिए, उसके बाद वो रिग्रेट कर रहे हैं। तो ये तो एक्सपोज हो चुके हैं। उनका मीडिया, वो तो इतना मतलब डरा हुआ मीडिया है उनका कि वो तो अपनी हुकूमत के हवाले से सच जो है वो भी बता नहीं सकते। और ये हमने देख रहे हैं पहलगाम के वाक़े से लेके अब तक, और पहले भी हम देखते आए हैं कि इंडियन मीडिया जो है वो सच से बहुत दूर होता है। और ये तो आपको मालूम है, मई में जो कुछ हुआ पाक भारत जंग के में, उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया ने लिखा कि कोई भी सिंगल रिपोर्ट भी जेन्युइन नहीं थी, ट्रुथ के ऊपर बेस नहीं कर रही थी, जितनी इंडिया से रिपोर्ट्स आ रही थी। तो ये तो एक्सपोज हो चुका। फिर अभी आपने देखा द वायर ने जिस तरह जो करप्शन एक्सपोज की है कि किस तरह मोदी, अंबानी और अडानी जो है वो किस तरह उनका नेक्सस क्या है। और अगेन दिस इज आल्सो अ डिफेंस प्रोडक्शन नेक्सस एज वेल, क्योंकि ये सब इसमें भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन अब दुनिया तो ये देख रही है, लेकिन व्हाट
पाकिस्तान शुड बी वॉचफुल कि दोबारा अमेरिका और भारत का एक तजारती मुआहदा होने जा रहा है, इकोनॉमिक पैक्ट होने जा रहा है। आई थिंक ये सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया को ये अब चीज जरा देखनी पड़ेगी गौर से कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बाकी ममालिक पर साउथ एशिया के क्योंकि पहले हमने देखा कि पाकिस्तान को बहुत जबरदस्त टैरिफ्स मिले भारत की निस्बत अमेरिका की तरफ से, और भारत जो है उसकी चीखें निकल गई जब उसके ऊपर अमेरिका ने 50% टैरिफ स्लैप किया। तो ये है, लेकिन अभी हमें देखना पड़ेगा कि क्या अगर जो भी एग्रीमेंट होने जा रहा है, कहा जा रहा है कि बाय द एंड ऑफ नवंबर और अर्ली दिसंबर में कोई एग्रीमेंट होना है, तो वो क्या बैलेंस ऑफ ट्रेड खराब करेगा साउथ एशिया के ममालिक के लिए, या वो सबको बराबरी के ऊपर लेकर आएगा। सो दिस वुड बी एन इम्पोर्टेंट थिंग। एक्सपोज्ड है इंडिया, मोदी एक्सपोज्ड है, और एक दफा नहीं 12 मर्तबा डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सपोज किया कि अगर वो इंसान का मतलब इस तरह कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि अगर वो नहीं मानते तो फिर मैं कोई और सख्त मेजर्स भी लेता, टैरिफ जो है वो 100% तक ले जाता। वो तो यूरोपियन कंट्रीज को कह रहे थे कि जी अगर ये रशियन तेल लेना बंद नहीं करते खाम तेल रिफाइंड, तो आप भी जो है वो टैरिफ जो है वो 100%। अब यहाँ पे सवाल ये है कि एक तरफ मोदी की ये सारी स्टेटमेंट्स, डॉक्टर शाजिया से ये सवाल करना चाहूंगी। डॉक्टर शाजिया, एक तरफ मोदी की सारी स्टेटमेंट्स भारत के हवाले से हमने देखा कि थोड़ा सा बैकफुट पे वो नजर आए, और उसके बाद अब अगर ये तिजारती मुआहदा हो जाता है, आपको लगता है कि तिजारती मुआहदा हो जाएगा और मामलात बेहतर हो जाएंगे दोनों ममालिक के? देखिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग में इंडिया ने ये सोचा है कि मामलात बेहतर करने के लिए क्या हो सकता है, क्या रूस से तेल खरीदना बंद किया जाए। रूस से तेल खरीदना बंद करना एक ऐसी हकीकत है जिसका असर जो है वो हमें ये भी समझना चाहिए कि उसका असर जो है वो इंटरनेशनल ऑयल की जो है मार्केट पे पड़ने वाला है। तो वो जब डिफरेंट नामों से डिफरेंट कंपनियों से बिकता है तो यकीनन वो पूरी दुनिया जो है उससे फिर वो यूरोप और अमेरिका भी जाता है। ये एक और जो है वो डार्क साइड है। तो ये जो मुआहदा है इसमें मसला ये है कि अमेरिका के पास या तो उनके पास जो ओलिगार्क हैं, बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपने ही मुल्क के अंदर प्रॉपर्टीज खरीदी हैं और वो उनको रेंट पे देते हैं, ये उनका एक बिजनेस मॉडल है। और या फिर उनका इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है जो कि असलहा बेचने का काम करता है। तो मैं ये समझती हूँ, ये मेरी एक बड़ी अजीब सी राय है, इससे एग्री और डिसएग्री किया जा सकता है, कि अमेरिका से असलहा खरीदना इस वक्त जबकि आप अपना आर्सेनल जो है वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, अमेरिका को एक फेवर है। अच्छा। किसी को उसकी जरूरत नहीं है। खासतौर पे जो मार्का हक के बाद जो अब रिपोर्ट एक आई है 700 सफ़ों की, अगर आप उसे पढ़ें तो वो रिपोर्ट जो है पाकिस्तानी मीडिया पे तो यही है कि वो पाकिस्तान का उसमें जिक्र ज्यादा है। वो रिपोर्ट तो बेसिकली कांग्रेस में है कि अमेरिका और चाइना के जो रिलेशन में जो है, तो उसमें ये दिखाया गया है कि चाइना अब मिलिट्री वाइज इतना हमसे आगे है और जो पाकिस्तान ने उसका मिलिट्री आर्सेनल यूज करके उसकी मार्केट बना दी है, ये उसकी लाइन और टोन है। सही। तो उस हिसाब से दुनिया में हर मुल्क डाइवर्सिफाई कर सकता है, उसके पास ऑप्शंस हैं। अमेरिका से क्यों कुछ खरीदना है? तो अमेरिका से जिसने भी खरीदना है या तो जान बचाने के लिए खरीदना है या उसको फेवर देने के लिए खरीदना है, क्योंकि ये जो वेस्टर्न इकोनॉमी है ये जिस वेंटिलेटर पे है उसका प्लग एकदम से पुल करके तो डेफिनेटली फिर जो है वो ट्रम्प अंकल का मुंह आपकी तरफ हो जाएगा। फिर उनको आप पैम्पर करना पड़ता है, फिर कहना पड़ता है जी आप बहुत अच्छे हैं, यू आर द ब्राइटेस्ट एंड द फेयरेस्ट अमंग ऑल। तो ये बहुत अक्लमंदी की बात है, कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर या आपको अपना दिस और दैट वे जो है वो कहीं ना कहीं, तो इंडिया को इस वक्त उनसे जो भी खरीद रहा है खरीदने की उसके ऊपर बर्डन है। और ये इंडिया के अंदर ये बात हो रही है कि ये हम पे बहुत बड़ा ये सिर्फ ट्रम्प को प्लीज करने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा, आपका पॉइंट आप हमारे साथ मौजूद थी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, हमें अभी ब्रेक पे जाना है। जब ब्रेक से वापस आएंगे ज़मीर हैदर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और हम बात करेंगे मुल्क की सियासी मंजरनामे की, खासतौर पर ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़िमनी इलेक्शन की बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई। 12 नशिस्तों पर नून लीग ने वाज़ेह फतह हासिल की और एक नशिस्त पर पीपल्स पार्टी का कब्जा रहा। इस बड़े अपसेट की ज़मीर हैदर साहब आखिर क्या वजह बनी, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, पंजाब में तो ऑब्वियसली था, लेकिन पंजाब के एक हरीपुर का जो हुआ है वो उसको मैं कहूँगा कि दैट वाज अ मेजर अपसेट, क्योंकि पूरा खैबर पख्तूनख्वा जो है वो उनकी हुकूमत वहाँ पे सब कुछ, और फिर हरीपुर की NA 18 जो है
वो लूज कर जाना। और एक तो ये कि उमर अयूब साहब का इमेज बहुत अच्छा है अपने इलाके में, उन्होंने बहुत काम किया है। जब वो पहली दफा 2002 में इलेक्शन लड़ रहे थे तो मैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कवर करने गया था, दैट टाइम आई वाज विद डेली टाइम्स। तो वो उन्होंने बहुत काम किया अपने इलाके में, लेकिन कंपटीशन तो रहा। लेकिन 40,000 की लीड पीएमएलएन की लेके जानी, आपको मालूम होगा ये पहले स्ट्रॉन्ग होल्ड था पीएमएलएन का ये इलाका सारा जी। लेकिन पीटीआई की जब से गवर्नमेंट बनना शुरू हुई केपी में, तो उसके बाद इनका यहाँ पे असर रसूख बढ़ता गया। लेकिन ये अपसेट है। और फिर जो मैं अब देख रहा हूँ कि जिस तरह फैसल चौधरी साहब ने भी तो सोशल मीडिया फोरम एक्स पर जो उनके कमेंट्स आए हैं, और उन्होंने बड़ा मतलब बड़ी सख्त बात की है। उन्होंने कहा कि पंजाब की लीडरशिप भी सो रही थी, छुपी हुई थी, वो केपी में आके छुपे हुए होते हैं। और हरिपुर में जो हुआ वो केपी की हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसको सामने लेके आती है। और उन्होंने कहा मैं ये चीजें आज ऑन द रिकॉर्ड इसलिए लेके आ रहा हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में जब ये चीजें सामने आएंगी तो पता होना चाहिए कि किसकी क्या परफॉर्मेंस रही। सही। लेकिन ऑब्वियसली ट्रेडिशनली पाकिस्तान में हमने ये देखा है कि जिनकी वफात में या सूबे में हुकूमत होती है उनको एजाजल होता है। तो फॉर मी आई थिंक दिस वाज नॉट अ सरप्राइज और इट वाज मेंट टू बी लाइक दिस। लेकिन पीपल्स पार्टी सिनेरियो जो बन गया है अब, पीपल्स पार्टी बगैर सादा अक्सरियत नून लीग को मिल गई है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में क्या असरात इसके आप देख रहे हैं? मेरे ख्याल में अगर कोई बड़ी मेजर जिसके लिए 2 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड नहीं होगी और सिंपल मेजॉरिटी, तो फिर पीएमएलएन इज कंफर्टेबल। अब पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में कुछ अरसे में कुछ थोड़ा सा लूज कर गई है। आजाद कश्मीर की हुकूमत लेकर या आइंदा आने वाले दिनों में गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत लेकर, सिंध पर तो वो है ही है, तो वो समझते हैं कि जी दे आर बेटर ऑफ। लेकिन जो उन्होंने आज तक कितने ही सालों से लूज किया है वो है पंजाब मेनली। और मुल्तान डिवीजन में थोड़ा सा वो सरवाइव कर गए बिकॉज ऑफ गिलानी 5G अभी तक सरवाइव कर रहा है कि मतलब यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट और उनके चारों बेटे पार्लियामेंटेरियंस, तो वो 5G जो है वो चल रहा है। लेकिन अभी मुजफ्फरगढ़ में सिर्फ एक एमपीए की सीट ली। अब ये क्या अंडरस्टैंडिंग थी पीएमएलएन के साथ? अगर आपने इतना जबरदस्त उनको पिछले 2024 के इंतखाबात से 8 फरवरी से लेके आप आज तक पीपल्स पार्टी ने पीएमएलएन को अगर इतना ज्यादा सपोर्ट रखा है तो इनको कुछ थोड़ा सा मजीद कुछ बेहतर वापस लेना चाहिए था इन ज़िमनी इंतखाबात में। अच्छा, मुझे लगता है कि पावर शेयरिंग फार्मूले की पहले बात हो रही थी, अब कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी इस पावर शेयरिंग फार्मूले से पीछे हट रही है, और ये भी कि ये कभी बात हुई नहीं थी, ये तो सिर्फ एक सियासी बयानिया था। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पावर शेयरिंग से पीछे हटेगी पीपल्स पार्टी, क्योंकि ये जो है वो प्रोबेबली आइंदा आम इंतखाबात के करीब जाकर शायद ये अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड, जिस तरह आपको याद होगा पीडीएम में इकट्ठे थे, लेकिन 2024 के आम इंतखाबात से पहले पीपल्स पार्टी ने एक इंडिपेंडेंट पोजीशन लेना शुरू की। हालांकि उसका कोई उनको फायदा नहीं मिला है सच, क्योंकि पंजाब में तो उनका नैरेटिव जो है, बिलावल भुट्टो अपनी खुद इलेक्शन लाहौर से हार गए और हालांकि वो वहां पे कहते रहे कि जो कुछ हुआ आवाम के साथ पीडीएम के दौरे हुकूमत में या उससे पहले पीटीआई की हुकूमत में हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लोगों ने इस आर्गुमेंट को, दे डिडंट बाय दिस आर्गुमेंट। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पीपल्स पार्टी जो है उसको इस चीज से या तो फिर अभी अगर फाइनली डिसाइड कर लेते हैं तो फिर मतलब दे शुड मतलब नॉट बी ओनली बॉदर्ड अबाउट आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। उनको अगर पूरे पाकिस्तान की सियासत में वापस अपने आप को लेके आना है, जिसको कहते थे कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक नेशनल पार्टी है, लेकिन अभी हमने देखा कि वो सिंध में तो बिल्कुल सिंध में रह गई थी, कुछ अर्सा उनको गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत मिली जी। तो अब उनको अगर वाकई तौर पर ये मनवाना है लोगों को, तो फिर उनको अपनी इंडिपेंडेंट सोच लेकर चलनी पड़ेगी। पावर शेयरिंग में अगर उन्होंने कैबिनेट पोजीशन है वो आप किस तरह से कुछ आपने एक्सप्लेन भी कर दी। एक तरफ हम देख रहे हैं कि नून लीग के साथ अब ये मामला चल रहे हैं, फिर एमक्यूएम के साथ पीपल्स पार्टी के मामला चल रहे हैं। आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब की जो सियासत है वो उस डगर पर चल रही है जिस तरह की तारीख पीपल्स पार्टी रखती है?
देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अभी उनको कुछ सख्त डिसीजंस ले लेने चाहिए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है उनके साथ कॉन्टिन्यूसली मामला चल रहे हैं, वहां पे अभी फिर दोबारा जोर लगाना शुरू किया हुआ है एमक्यूएम ने। जिमनी वो जो होते हैं इनके जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, अभी पंजाब में भी अगर मान जाते हैं करने के लिए, तो पीपल्स पार्टी को इंडिपेंडेंट स्टांस लेना। भाई अगर आप पावर शेयरिंग में कैबिनेट का हिस्सा नहीं है वफाक में, तो फिर आपके स्टेक्स क्या हैं? सिर्फ यही कि आपने एक सहारा दिया हुआ है हुकूमत को, किस अंडरस्टैंडिंग के तहत दिया हुआ है, और अगर अभी तक उस तरह के मामला नहीं हो रहे तो इनको चाहिए आज जो है वो छोड़ दें, पीछे हट जाएं। और ये इनके लिए बेहतरी का जो है वो कोई निकल सकती है आइंदा आने वाले आम इंतखाबात में। लेकिन अगर आम इंतखाबात से चंद दिन पहले से अपना ये स्टैंस बदलना शुरू करेंगे जिस तरह पहले किया था, तो फिर उसका कोई ऐसा फायदा नहीं होगा। ठीक है ज़मीर हैदर साहब, अगर हम नवाज शरीफ साहब की बात करें तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज को अप्रिशिएट किया। वो कहे मेहनत इनकी जो है वो मुल्क को सही राह पर लेके आ रही है, और जबकि मरियम नवाज ये कहती हैं कि ये इलेक्शन नहीं एक रेफरेंडम था, कैदी नंबर 804 को घर घर में घुस कर शिकस्त दी है। देखें, अब ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर आ रही है। बट द IMF रिपोर्ट स्पीक्स अदरवाइज। तो मतलब इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट करप्शन इन पाकिस्तान। और पिछले 2 साल में अगर 5300 अरब रुपए रिकवर हुआ, तो इसका मतलब है कि ये तो वो कहते हैं दिस इज पीनट्स। सही, जो ये IMF की रिपोर्ट कह रही है। तो क्या बेहतरी की तरफ लेकर जा रही है? आप मुझे बता दें कि आज जो है ये इन्फ्लेशन की कोई बात नहीं करता। कहते हैं कि जी वो अफरात ज़र जो है वो कम हो गया, सिंगल डिजिट आ गया। भाई वो तो कम हो गया है, लेकिन जहां पे कीमतें जाके रुकी नहीं है वो तो नीचे नहीं आ रही ना। तो आम आदमी तो आप स्ट्रीट पे जाएं, मतलब गली मोहल्ले में जाएं, तो आम आदमी तो परेशान है। बिल्कुल ऐसे तो मुल्क किस तरफ बेहतरी पे जा रहा है, आप ये ना भूलें कि PDM का भी टाइम आप बीच में शामिल करें। इट्स नॉट ओनली 8 फरवरी 2024 से टिल डेट तक, नहीं, आप PDM का भी टाइम जो है वो भी उसको भी असेस करें। उस वक्त भी PMLN ड्राइविंग सीट में थी। सही। ज़मीर हैदर साहब, आखिर में मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकस्त की वजूहात जानना चाहूंगी। सर, तंजीमी इंतशार जो नज़र आ रहा है, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि आपस में जो ये लोग खुद एक पेज पर नहीं है, ये बहुत सी वजूहात है, लेकिन सर मेन इनकी शिकस्त की क्या वजह बनी है? देखिए, मेन तो मैंने जो जिस तरह आपको बताया कि मतलब जो बरसरे इक़्तिदार पावर्स होती हैं उनको एज हासिल होता है, तो बड़ी वजह तो ये। ठीक है। दूसरा ये कि PTI में यकीनन एक पिछले काफी अरसे से चल रहा है कि अभी देखें, अभी ये इंतखाबात होने थे। ज़मीर हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुल्क की सियासी सूरत हाल की हम बात कर रहे थे। नाज़रीन, ज़िमनी इंतखाबात हुए जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना करना पड़ा। वजूहात की हम बात कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बहुत अरसे से हमें नज़र ये आ रहा है कि इंतशार का शिकार नज़र आ रही है, मुख्तलिफ धड़ेबंदी में तकसीम होती हुई नज़र आ रही है, उसका नतीजा ज़िमनी इंतखाब में वाज़े तौर पर नज़र आया और नून लीग को वाज़े तौर पर फ़तह भी नसीब हुई। बहुत शुक्रिया ज़मीर हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की, इंटरनेशनली बात की, हमने भारत के हवाले से बात की और मुल्क की सियासी सूरत हाल की भी हमने बात कर ली। आपने पैनल की राय भी जानी। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।